नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने ये शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस, और आज अपना 10वां चैप्टर है, 10वीं क्लास है। इसमें हम मूल अधिकारों के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो नए जुड़े हैं वो उनके लिए बता दूं कि ये जो क्लासेज आपकी चल रही है पूरी तरह से आरएस के ही अकॉर्डिंग है। आरएस के सिलेबस को ही हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, और इस सिलेबस में हमने संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, प्रस्तावना, इन सभी को कंटिन्यूस किया है दोस्तों। बिल्कुल पूरा अच्छे से हमने किया है। और अपना टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार। थोड़ी इसकी क्लासेस ज्यादा हो गई हैं, लेकिन टॉपिक थोड़ा लंबा है। आज अपने इसको समाप्त कर लेंगे बड़े अच्छे से दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो क्लासेज अगर वाकई में आपके लिए लाभप्रद हो रही है, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, कोई संशोधन अगर आप चाहते हैं तो जैसे भी हैं वो कमेंट मुझे स्वीकार्य हैं, आप बताइएगा जरूर, है ना। तो आज हम बात करेंगे फिर से उन्हीं मूल अधिकारों के विषय में। दोस्तों, ये जो क्लासेज है वो मेरे क्लास नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उन्हीं पर आधारित हैं। इसलिए हैं ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल सके, अच्छे से मिल सके, और जल्दी से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिएगा, चलते हैं पीडीएफ की ओर और बात करते हैं मूल अधिकारों के विषय में। देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 30 तक हमने पूरा कर लिया था, 30 तक हमारा हो गया था, है ना। अभी हम बात करेंगे अनुच्छेद 31 के विषय में। तो दोस्तों, जैसा हमने सुन रखा है कि अनुच्छेद 31 जो है, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो अब हटा दिया गया है। थोड़ा उसके विषय में बात कर लें। तो अनुच्छेद 31 जो है दोस्तों, वो संपत्ति का अधिकार था। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 31(1) और 31(2) भी था। इन दोनों को भी साथ साथ ही हटा ही दिया गया है दोस्तों। अब ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको हटाया गया था। कौन सा हटाया गया था? 31 हटाया गया था, 31(1) और 31(2), ये सारे के सारे हैं, क्या है, इनको हटा दिया गया था दोस्तों, समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी इसमें कौन कौन से हैं? 31 में कुछ बाकी है क्या? बिल्कुल बाकी है दोस्तों। 31(a), (b) और (c) बाकी हैं दोस्तों। उनके विषय में भी अपने अध्ययन करने वाले हैं। चलिएगा, बात करें अगर हम संपत्ति के अधिकार की, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बात की थी। हटा दिया गया है, तो फिर गया कहाँ और पहले कहाँ था? तो पहले अगर हम भाग की बात करें, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 3 में था। अब कौन से भाग में है? तो भाग 12 में आ गया। पहले कौन से अनुच्छेद में था? 31 में था। तो अब कौन से में आ गया है? 300 क में आ गया है दोस्तों। तो भाग 3 से भाग 12 में आ गया, 31 से किस में आ गया? 300 क में आ गया है। तो यानी मूल अधिकार कहां से कहां तक है? वैसे 12 से 35 तक अनुच्छेद जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, तो इनमें तो है नहीं अब, इसलिए मूल अधिकार रहा नहीं। तो अब ये क्या हो गया? एक तरह से ये एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में आ जाता है। यानी अगर आपकी संपत्ति का अतिक्रमण होता है तो आप मूल अधिकारों के हनन का दावा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब ये एक कानूनी अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, या मात्र ये क्या रह गया है? एक वैधानिक अधिकार ही रह गया है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 31(a), 31(b) और 31(c) के विषय में, तो 31(a) जो है दोस्तों, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। और इसमें क्या दिया गया है? संपदाओं का अर्जन करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। यानी इसमें अगर हम ऐसे माने, संपदाओं का अर्जन, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, ये प्रावधान किया गया था कि जो भी हमारी कृषि भूमि है, ध्यान दीजिएगा, लिखे हुए से ज्यादा आप इसको समझ पाएंगे, कि जो भी हमारी कृषि भूमि है उसके सुधार के लिए उत्पादन के साधनों या संपदाओं के द्वारा राज्य के द्वारा अर्जन करने हेतु जो विधियां जो बनाई जाएंगी, उनको न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, ये संपदाओं का अर्जन करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां हैं और कानून की 5 श्रेणियों से ये छूट प्रदान करती हैं। सिंपल सी बात मानिएगा, जब ये पहले तो ये देखिएगा, जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, यानी आप उनका हनन नहीं कर सकते थे। लेकिन राज्य जब चाहता है कि कृषि भूमि का सुधार करना है, उसको उत्पादन के साधनों का अर्जन करना है, बढ़ाने हैं, संपदाओं का राज्य के द्वारा अर्जन किया जाना है, तो उनके लिए अगर राज्य कोई विधि बनाता है तो वो तो राज्य के हित में है, समाज के हित में है।
तो अगर उसके लिए जो राज्य है वो मान लीजिएगा क्या करता है, अधिग्रहण करता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है तब हम कोई व्यक्ति है वो इस आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकता कि उसके अनुच्छेद 14 और 19 का क्या किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है दोस्तों। तो ये सीधे सीधे यहाँ पर छूट देता है राज्य को कि वो किन्हीं संपदाओं का अर्जन जो है वो कर सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो हैं उनके आधारों के उल्लंघन के आधार पर इस अधिग्रहण को जो है वो क्या नहीं ठहराया जा सकता, अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इसका मतलब है कि राज्य चाहे तो कृषि भूमि के सुधार के लिए, उत्पादन साधनों के अर्जन के लिए, संपदाओं के अर्जन के लिए कोई विधि बना सकता है। उन विधियों को न्यायालय में चुनौती मूल अधिकार के आधार पर 14 और 19 के जो है आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सामान्य भाषा में कौन कौन सी 5 व्यावृत्तियां हैं, तो बात करें राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संपत्ति संबंधी जो अधिकार है वो, राज्य द्वारा संपत्ति का प्रबंधन दायित्व लेना, भी राज्य चाहे तो किसी कोई विवाद है तो संपत्ति का प्रबंधन ले सकता है, दायित्व ले सकता है, निगमों का विलय कर सकता है, निगमों के निदेशक शेयर होल्डर के अधिकारों का पुनर्निर्धारण, समाप्ति के अधिकार है, खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या समाप्ति का अधिकार है। अगर इन आधारों पर कुछ संपत्ति का हनन होता है तो व्यक्ति 14 और 19 के हनन के आधार पर जो है न्यायालय में नहीं जा सकता है। ये सारी बातें किसमें लिखी गई हैं, 31A के अंदर लिखी गई है। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें अनुच्छेद 31B की। ये भी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था और इसमें देखिएगा सामान्य भाषा में समझिएगा, इसमें नवी अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसको जोड़ा गया, नवी अनुसूची को जोड़ा गया। इसके माध्यम से संविधान में नवी अनुसूची शामिल की गई और ये कहा गया इस नवी अनुसूची, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी नवी अनुसूची है, इसके अंदर हमने कोई भी प्रावधान कर दिया, यानी इस नवी अनुसूची में हमने कोई भी अधिनियम है, कोई नियम है, कोई विनियम है, अगर हमने इसके अंतर्गत इस अनुसूची में बना दिया ना, तो इसमें बनाए गए नियम को, विधि को, कानून को किसी भी प्रकार से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी इस आधार पर कि वो मूल अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। यानी सीधा सीधा हम ये कहें कि कुछ ऐसी विधियां या कानून है उनको अगर अपने नवी अनुसूची में डाल दें तो मूल अधिकारों के आधार पर उनका हनन नहीं माना जाएगा, उसके आधार पर न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। दोस्तों सीधा सीधा यही कह रहा है कि 31B नवी अनुसूची के प्रावधानों को सभी मौलिक अधिकारों से अनुमति प्रदान करता है दोस्तों, या उन्मुक्ति प्रदान करता है। यानी 31B के अनुसार नवी अनुसूची में इसी से जोड़ी गई है नवी अनुसूची कि अगर हमने 31B के अनुसार नवी अनुसूची में कुछ अधिकार डाले हैं तो वो मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो नहीं माना जाएगा, चाहे वो 5 श्रेणियों में हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों उम्मीद है ये समझ गए होंगे। सिंपल सी बात एक बार फिर से बोल देता हूं कि इसमें शामिल की गई नवी अनुसूची, नवी अनुसूची में अगर कोई आप नियम, प्रावधान, कानून बना देते हैं तो उसमें डाले हुए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन इस आधार पर नहीं होगा कि वो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। ये सामान्य भाषा में था। 31C की अगर हम बात करें तो इसमें 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इसके द्वारा 39B 39C जो समाजवादी निर्देशक सिद्धांत है को मूल अधिकारों 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों हमने कहा हमने कोई नियम या कानून बनाया 39B और C के आधार पर, हमने राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी सिद्धांत के लिए हैं, 39B और C के आधार पर कोई हमने विधि या कानून बनाया और इनके बनाने से अगर 14 और 19 का हनन हो रहा है तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, मूल अधिकारों के आधार पर इसको रद्द करेंगे या इसको अपने नहीं मानेंगे और यही लागू रहेगा। तो ये कहता है कि प्राथमिकता हमें किसको देनी है, 39B और 39C को देना है कि 39 ख और ग के अंदर अगर हमने कोई विधि इसलिए बनाई है कि वो उनको पूरा करे तो इस विधि को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, यही इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू किसकी रहेगी, 39B और C की होगी। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि 39B और C बनाया है तो हमारे 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है तो भले ही हो, वो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर वो इस उद्देश्य से 39B और C के उद्देश्य से बनाया गया है। तो ये 31B C में अभी भी है, इनको याद रखना है दोस्तों। तो 31A B C को मौलिक अधिकारों के अपवाद के रूप में अभी भी बरकरार रखा
गया है। ये मौलिक अधिकारों के अपवाद हम जब ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, तो 31 एबीसी क्या कर रहे हैं, उसके अपवाद में ही है ना कि उल्लंघन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके आधार क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बताया गया। अब हम कहें कि मूल अधिकार आ चुके हैं, मूल अधिकारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वाकई में ये मानिएगा कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा जो की गई है, संविधान में डाल तो दिया गया, लेकिन ये तब तक अर्थहीन है, इनका कोई तर्क नहीं है, कोई पावर नहीं है, अगर इनको लागू करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाए, कोई मशीनरी इनके लिए नहीं बनाया जाए। हमने कहा 5 तक हमने मूल अधिकार दे दिए, अब लेकिन उनका हनन हो जाए तो उसके लिए कोई कानून या नियम नहीं है, उसके लिए कोई मशीनरी लागू नहीं की, तो फिर बाकियों का महत्व क्या रह जाएगा। तो इसीलिए 32 जो है वो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ये कहता है कि अगर आपके कोई मूल अधिकारों का हनन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब हनन तो हो गया, उसका उपचार किया जा सकता है, तो उपचार करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिलता है, और उपचार स्वयं एक मूल अधिकार हो गया। ये भी देखिएगा, ये भी बड़ी कमाल की बात है ना, कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है, और ये भी मूल अधिकार है, यानी इसका हनन भी नहीं हो सकता। न्यायपालिका इसके लिए कोई कानून बना दे तो नहीं बना सकती ना, इसलिए मूल अधिकार बनाए, और मूल अधिकार के संरक्षण को भी हमने क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। तो इस बात की गहराई को थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, है ना, और यही वो बात है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो मूल अधिकारों को वास्तविक बनाता है दोस्तों। इसीलिए अंबेडकर साहब जो है ना, वो इसको कहते हैं 32 को संविधान की आत्मा, हृदय, दिल, संविधान की दीवार, बहुत सारे नाम हमने दे दिए। क्यों दिए, थोड़ी सी बात आपके समझ में आती होगी कि कितना ज्यादा जो है इसका महत्व हमारे लिए रह जाता है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। मूल अधिकारों में ही मूल अधिकारों का उपचार है, यानी मूल अधिकारों का उपचार भी एक अधिकार है दोस्तों, है ना। मूल अधिकारों की हनन की स्थिति में नागरिक जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई भी अधिकार का आपका हनन होता है, किसी संपत्ति का हनन होता है, कोई भी हनन होता है, तो आप डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप अधीनस्थ में जाएंगे, वहां से केस जो है वो रेफर होकर ऊपर जाएगा। सिर्फ मूल अधिकार ही ऐसे अधिकार हैं जिनका हनन होने पर संविधान हमें अधिकार देता है कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों। यानी आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दावा कर सकते हैं, किसके आधार पर, आर्टिकल 32 के आधार पर, और हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अनुसार, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और न्यायालय इसके लिए क्या कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है दोस्तों, है ना। अब रिट अगर हम बात करें, ये अंग्रेजी कानून से लिया हुआ शब्द है, रिट जो शब्द है, और इन्हें क्या कहा जाता है, रिट को न्याय का झरना। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को क्या कहा जाता है, न्याय का झरना कहा जाता है दोस्तों। रिट जारी करने का ये जो अधिकार है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से ही हमारे संविधान में आया है। तो न्यायालय जो है, अगर वाकई में हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो क्या करें, तो न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है दोस्तों। रिट जारी करने का अधिकार है, हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है दोस्तों। हाई कोर्ट में जाएंगे तो 226 के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के आधार पर आप जाएंगे। जो मुख्य रिट है उनकी बात करें तो 5 रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, और उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये सामान्यतः अगर आप देखें तो ये न्यायिक में और अर्ध न्यायिक में आते हैं। इनमें से कुछ प्रशासनिक भी है और कुछ न्यायिक भी है, वो वर्गीकरण आगे अपने धीरे धीरे उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो ये इसका नाम आता है, दूसरा इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, हैबियस कॉर्पस। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो आपका शब्द है हेबियस कॉर्पस, ये लैटिन भाषा का रह गया। कौन सी भाषा का रह गया दोस्तों, लैटिन भाषा का रह गया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि प्रस्तुत किया जाए, भी जो बंदी है उसको सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हो गया, जो बंदी है उसको प्रत्यक्षीकरण करना है उसका, यानी सशरीर उसको लाना है, कहाँ लेके आना है, न्यायालय में। क्यों लेके आना है, मान लीजिएगा उसकी गिरफ्तारी गलत की गई हो, है ना। पीछे हमने देखा था 21 में, 22 में और बहुत सारे अनुच्छेदों में हमने इसके विषय में बात की थी। किसी की गलत तरीके से गिरफ्तारी होगी तो वो न्यायालय ही तय करेगा ना कि कहीं इसकी गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत तो नहीं हुई है दोस्तों, है ना। तो न्यायालय द्वारा
जो है इसको हिरासत में रखा गया है तो फिर इसकी मामले की जो है वो जांच की जाएगी। यह व्यक्ति की जीवन सुरक्षा और स्वतंत्रता से संबंधित जुड़ा हुआ अधिकार है। अब ये सामान्यतः जारी किसको किया जाता है दोस्तों? तो ये सामान्यतः पुलिस प्रशासन, पुलिस ही करती है गिरफ्तार, और कौन करेगा दोस्तों? तो पुलिस प्रशासन को जारी किया जाता है। न्यायालय जो है वो गिरफ्तारी के औचित्य का परीक्षण करता है कि जो गिरफ्तार किया गया है वो सही है या नहीं है दोस्तों। अगर गिरफ्तारी अवैध पाई जाती है तो न्यायालय बंदे को क्या कर सकता है? स्वतंत्र कर सकता है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या सब पे लागू है? जी नहीं, सब पे लागू नहीं है। कुछ मामलों में इसमें अपवाद देखने को मिलता है। अगर जो हिरासत में लिया गया कानून संगत ये नियम के अनुसार होता है तो बस ठीक है ना, फिर वो हिरासत में रहेगा। अगर न्यायालय की कार्यवाही के द्वारा ही अगर उसको गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय ने ही कोई आदेश दिया था, तो फिर भी ये क्या रहेगा? लागू रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई मामला ऐसा है उसने संसद की, विधानमंडल की, न्यायालय की अवहेलना की है तो भी फिर उसके ऊपर इसके लिए अपने जो है रिट दायर नहीं हो सकती है दोस्तों, है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये न्यायालय के लिए ही जारी किया जा रहा है, ये हमें अच्छे से, ये एक प्रकार की वैसे कौन सी होगी? प्रशासनिक रिट होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जारी की जा रही है। इसके बाद में हम बात करें परमादेश की। परम प्लस आदेश हिंदी में बात करें तो वैसे इसका नाम आ गया मैंडामस। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम माने, ये भी एक प्रशासनिक रिट है ना, ये भी एक प्रशासनिक रिट है, प्रशासन को दी जाती है। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का क्या करें? पालन करें। आप मतलब कौन? लोक सेवक जो है वो अपने आदेश का पालन करें। और ये एक प्रकार से क्या हो गया? ये एक प्रकार से न्यायालय का नियंत्रण है, किसके ऊपर? कर्मचारियों के ऊपर। अब ध्यान से समझिएगा कि कर्मचारियों पर सरकार का नियंत्रण तो है ही है, सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर न्यायालय का नियंत्रण भी है ना। यदि कोई अधिकारी है वो अपने काम को नहीं कर रहा है, कार्यों को नकार रहा है, तो फिर न्यायालय क्या कर सकता है? उसके लिए आदेश जारी कर सकता है कि आप क्या करो, जो आपके काम है उनका, जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करो। ये किसके लिए जारी नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के लिए नहीं कर सकते, अपने राज्यपाल के लिए नहीं कर सकते, मुख्य न्यायाधीश, निजी व्यक्ति और संस्था पर जो है ये नियम लागू नहीं होंगे दोस्तों। और जब कर्तव्य विवेक अनुसार हो तब भी जरूरी नहीं है। इन चीजों को, इन व्यक्तियों को ये जारी नहीं किए जा सकती है। ये जो जिसको अपने परमादेश बोलते हैं, इनको जारी नहीं किए जा सकते। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है प्री की दृष्टि से, वो पूछे कि किन को जो है परमादेश जारी नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश को, निजी व्यक्ति को, संस्था को। निजी व्यक्ति को तो क्यों करेंगे भाई, उसका पर्सनल मामला है। ये देखिएगा, सार्वजनिक पदाधिकारी, निगम, सरकार, अधीनस्थ न्यायालय को पद से जुड़े हुए सार्वजनिक निष्पादन के आदेश के रूप में जारी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर रहा है ना ढंग से, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय में जाए तो न्यायालय फिर ये आदेश देता है कि आप क्या करो? अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर अपने पास में तीसरा जो आता है वो है प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। ये एक न्यायिक रिट है। ये कौन सी रिट होगी दोस्तों? न्यायिक रिट। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का मतलब हो गया रोकना, निषेध करना, या क्या हो गया? मना करना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये रिट जारी होगी एससी के द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाएगी? एससी के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, या फिर एचसी हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। किसको? यो देखिएगा, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है, कोई भी हमारा क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ये जो है रिट वो जारी की जाती है। कब? जब ये कोई मामला मान लीजिएगा अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता ही नहीं है और वो उसका जो है केस लेके बैठा है, उसके लिए काम कर रहा है, तो फिर ये मान लीजिएगा ऐसे कार्य कर रहा है जो उसके अधिकारिता में नहीं है, तो इसके अधिकारिता का अतिक्रमण रोकने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इसको जारी करते हैं दोस्तों, है ना। लेकिन ये कब किया जाएगा? ये तब जारी किया जाएगा जब तक जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, यानी अभी तक इसने फैसला नहीं सुनाया है, ऐसे पे काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, है ना। जब हम परमादेश की बात करें तो परमादेश और प्रतिषेध में अंतर क्या है? परमादेश ये कहता है न्यायपालिका जो है कुछ कार्य करने का आदेश देती है, भी आप ये काम करो। ध्यान दीजिएगा, परमादेश क्या करे? किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं। वहीं प्रतिषेध
काम न करने के लिए कह रहा है, प्रतिषेध कर रहा है भी ये आपके अधिकार में नहीं है। परमादेश तो क्या कहता है, ये आपके अधिकार में है, ये आपका काम है, आपका करते हो, आप नहीं कर रहे हो, आप करो। प्रतिषेध क्या कहता है, ये आपके अधिकार में नहीं आता, आप जो काम करें वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, इसको मना कर दो, लेकिन इसको बंद कर दो। ये कब किया जाएगा, जब तक फैसला नहीं आया है तब तक ये किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। और जो अपना परमादेश है वो सामान्यतः सार्वजनिक पदाधिकारी, निगम या सरकार के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन लेकिन जो प्रतिषेध है वो केवल किससे संबंधित है दोस्तों, ये केवल और केवल न्यायालय से ही संबंधित है। न्यायालय या फिर कोई अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है ना, तो उसके लिए भी इसको जारी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं किसके लिए है। अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक अधिकारियों को तब जारी किया जाता है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करें। तो ये समझ गए होंगे परमादेश और इसका अंतर। परमादेश कोई सार्वजनिक अधिकारी, सरकार आदि के लिए जारी करता है, तो ये कहता है जो आपका कार्य है ना, कर्तव्य है ना, आप उसको करो। और जो प्रतिषेध है वो ये कहता है ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये आप मत करो। अब देखो न्यायालय किसको मना कर सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को कर सकता है, इसलिए ये अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए ही जारी किया जाता है। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब ये मामला क्या हो, लंबित हो, तब तो होगा प्रतिषेध। जब अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दे चुका हो तब हम कौन सी रिट जारी करेंगे दोस्तों, उत्प्रेषण। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या फर्क है। प्रतिषेध तो क्या करेगा, जब मामला लंबित है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसको मना कर देंगे, आपके क्षेत्र का काम नहीं है। और जब अधीनस्थ न्यायालय कोई डिसीजन दे चुका है, सुनवाई पूरी हो चुकी है उसकी, तब आएगा उत्प्रेषण। तब अपने क्या करते हैं, उसको अपने पास में मंगा लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मामले को अपने पास में बुला लेता है, अपनी सारी सूचनाएं अपने पास में बुला लेता है दोस्तों। जब अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दे चुका हो, सुनवाई पूरी कर चुका हो, तब उत्प्रेषण काम आता है। आगे अपना उत्प्रेषण ही है, सर्टेररी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। ये भी एक न्यायिक रिट है। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना, सूचना देना या ऊपर की ओर मंगा लेना, है ना। जब मान लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट है, कोई अधीनस्थ न्यायालय हमारा रह गया, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है वो कोई डिसीजन दे चुका है, तो फिर इस मामले को क्या कर लिया जाता है, ऊपर मंगा लिया जाता है। जब ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो प्रतिषेध के द्वारा इसको वो कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है दोस्तों। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का पुनरीक्षण करता है। यानी कोई मामला उसने सुना दिया, कोई डिसीजन हो गया ना, तो ये अपने पास में बुला करके उसका पुनरीक्षण करता है। यदि अधीनस्थ न्यायालय ऐसा कोई निर्णय दे चुका है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उच्च न्यायालय उसे अपने पास में मंगवा सकता है। अब देखिएगा दो बातें हुई, इसको ध्यान से फिर से बोला हूं, आराम से समझ लीजिएगा, समझा रहा हूं। प्रतिषेध क्या कर रहा है, जब कोई मामला लंबित है, हमें पता चल गया सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को कि ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, मना कर देंगे। लेकिन कंडीशन थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, वो फैसला सुना चुका है अधीनस्थ न्यायालय जो है वो फैसला सुना चुका है, तो ऊपर वाला न्यायालय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको अपने पास मंगा लेगा और उसका पुनरीक्षण करेगा, इसने जो डिसीजन दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। ये अंतर है प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। परमादेश और प्रतिषेध में अंतर है, और प्रतिषेध और उत्प्रेषण में भी अंतर है। मुझे उम्मीद है पूरी अच्छे से आप समझ गए होंगे, चीजों को समझते हैं। आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज एक बार फिर से कहता हूँ, लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा दोस्तों, और कम से कम अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर पूरा और अच्छा मैटर करवाया जा रहा है। इसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब फैसला सुनाया जा चुका है तो फिर उसका क्या हो सकता है, इलाज तो हो नहीं सकता, उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके लिए ही काम जो है वो किया जाएगा दोस्तों। फिर आता है पांचवा हमारा अधिकार प्रच्छा, को वारंटो। ये एक प्रशासनिक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ये पूछता है कि आप किस आधार से, किस अधिकार से ये पद ग्रहण कर रखा है। अब सिंपल सी बात देखिएगा, जब कोई पदाधिकारी है, एक पद के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, काम कर रहा है, लेकिन ये इस पद का अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगा, अधिकार प्रच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं। जब तक उसका संतोषजनक उत्तर नहीं आता तब तक अधिकार प्रच्छा रिट जारी हो जाती है ना। तो अवैध अधिकार, सार्वजनिक पद कौन सा होना चाहिए, पद कौन सा होना चाहिए दोस्तों, सार्वजनिक पद पर ही ये लागू होगा। पद सार्वजनिक है और वो उसका अधिकारी नहीं है, बैठा है, तो फिर उसके लिए जो है अधिकार प्रच्छा की रिट जारी कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा, रिट जो है ना, रिट कोई भी रिट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है दोस्तों, ये एक विवेकीय उपचार होता है। तो मुझे थोड़ी उम्मीद
कर लेनी चाहिए ना कि बातें आपको समझ में आ रही है। यस तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो कि गैर संवैधानिक तरीके से किसी सार्वजनिक महत्व के पद को धारण कर रहा है, उसके लिए ये जारी की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे मूल अधिकार, और मूल अधिकारों से संबंधित सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अभी हमारा शायद एक और रह गया जिसमें लिखा हुआ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ही आ गया ना, सॉरी आ गया 33 भी आ गया ना, अनुच्छेद 33, इसको भी समझ लीजिएगा। 32 हमने समझ लिया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके बाद में एक और रह गया हमारा 33, 34, 35, फटाफट से इनको भी समझ लेते हैं, फिर ये हमारे मूल अधिकार जो है वो बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 33 जो है वास्तव में ये किसके अधिकार हैं? एक तो जो आर्म्ड फोर्स है यानी सशस्त्र बल हैं, जो सशस्त्र बल हैं उनके मूल अधिकार क्या होते हैं? तो उनके कोई मूल अधिकार नहीं होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, है ना। वो कोई मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकते। संसद द्वारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली विधि का निर्माण किया जा सकेगा। न्यायालय में मूल अधिकारों के आधार पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। ये कहीं जाने आने से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध जो है इन लोगों पर लगाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रशासन और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है दोस्तों। तो आप इतना याद रखिएगा, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, इनके कोई मूल अधिकार नहीं है भाई। ये मूल अधिकारों का दावा कोर्ट के अंदर जाकर के नहीं कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है इसके अंदर, और कुछ विशेष इसमें है नहीं। और अब बात करें अनुच्छेद 34 की, तो अनुच्छेद 34 क्या कहता है? संसद मार्शल लॉ के दौरान सेना द्वारा किए गए कार्यों को विधि के आधार पर मान्यता प्रदान कर सकती है। अब ये जो 34 कहता है कि कहीं किसी जगह पर मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हुआ था, अब सेना ने जो कार्य करने थे वहां पर, क्योंकि अधिकारी कौन था, सारा शासन सेना के पास में था, तो सेना ने कोई कार्य कर दिया, वो किए गए कार्यों को संसद जो है विधि बना करके उनको मान्यता प्रदान कर सकती है, यानी वो लीगल हो जाएंगे दोस्तों। इसके लिए एक बनाया गया है AFSPA, सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बनाया गया था। अब हम लास्ट बात करें अनुच्छेद 35 के विषय में, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट अधिकार है कि मूल अधिकार संबंधी कोई कानून बनाना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई कानून नियम बनाना है तो उसकी शक्ति किसके पास में होगी? संसद के पास में होगी। इसका मतलब राज्य मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी नियम कानून नहीं बना सकता, क्योंकि मूल अधिकार किसका विषय है दोस्तों? संघ सूची का विषय है। संघ सूची पर केंद्र ही कानून बनाता है और कोई कानून नहीं बनाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मूल अधिकार। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा जरूर। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक नीति निर्देशक तत्वों के साथ में, एक दिन में वो हो जाएगा। अभी थोड़ा सिलेबस अपना स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक इतने लंबे नहीं हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक यूं ही बने रहे।